बच्चों, आइए आज हम लोग पूर्णांक पाठ में मायावी वर्ग देखते हैं। मायावी वर्ग क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। आपके सामने एक मायावी वर्ग मैंने पहले से बना रखा है। मायावी वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जिसके 9 खाने में अलग अलग पूर्णांक हों या एक ही पूर्णांक हो और उनके पंक्ति का जोड़ या उनके स्तंभ का जोड़ या उनके विकर्णों का जोड़ बराबर आता है। यदि ऐसा कोई वर्ग है जिसमें पंक्ति का जोड़, स्तंभ का जोड़ और उसके विकर्ण का जोड़ एक हो तो हम उस वर्ग को मायावी वर्ग कहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ एक वर्ग बना हुआ है और हम लोग जानेंगे कि यह मायावी वर्ग है या नहीं। आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में एक यहाँ है और यहाँ -10 यानी ऋणात्मक 10 और यहाँ 0 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिणाम हमको प्राप्त होगा -9। अब जरा इन तीनों को आप जोड़ें, -4, -3 और -2, तो परिणाम प्राप्त होगा -9। अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो -6 और -7 हो जाएगा -13 और -13 और उसमें हम 4 को जोड़ेंगे तो ये परिणाम हमको आएगा -9। अब जरा हम स्तंभवार जोड़ते हैं। अब देखिए, एक धनात्मक है और 4 और 6 ऋणात्मक है, इसलिए हम 4 और 6 को योग करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा -10 और यहाँ 1 है प्लस में। इन तीनों को हम योग करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा -9। अब यहाँ देखिए, -10 और 3 -13 और इसमें हम 4 जोड़ेंगे प्लस, ये भी हमको प्राप्त होगा -9। और इनको हम जोड़ते हैं, यहाँ 0 है और इन दोनों का योग होगा -9। अब हम विकर्ण के रूप में जोड़ते हैं ऐसे, तो आप देखेंगे कि एक धनात्मक है और 3 और 7 ऋणात्मक है, तो 7 और 3 माइनस होगा 10 और इसमें हम 1 जोड़ेंगे धनात्मक तो हमको परिणाम प्राप्त होगा -9। अब हम इस विकर्ण में चलते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ देख रहे हैं कि -6 और -3 है। इन दोनों का, तीनों का हम योग करेंगे तो हमको उत्तर होगा, प्राप्त होगा -9। अब देख सकते हैं कि यह, चाहे हम इसको स्तंभवार जोड़ें, हम इसको पंक्तिवार जोड़ें या हम इसको विकर्ण के रूप में जोड़ें, हर तरफ से परिणाम एक ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मायावी वर्ग है। आइए बच्चों, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। दूसरे मायावी वर्ग हम लोग देख चुके। इस तरीके से आप दूसरा भी मायावी वर्ग ढूंढ सकते हैं, उनको जांच सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पूर्णांकों के गुण पर। पूर्णांकों के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टी जो है वो पूर्णांक के गुण हैं। हम लोग जानते हैं कि अंकगणित में 4 मुख्य क्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। इन चारों प्रक्रियाओं का हम जांच करेंगे पूर्णांकों के गुण के आधार पर। पूर्णांक के मुख्य रूप से 4 गुण हैं। हम एक एक करके उन गुणों का यहाँ वर्णन करेंगे और जांचेंगे कि क्या वे जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर और भाग पर वो कैसा प्रदर्शन करती हैं। आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का पहला गुण। पहला गुण जिसको हम लोग कहते हैं समृद्ध गुण। समृद्ध गुण यानी अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यह समृद्ध गुण है। इसका मतलब ये है कि यदि हम 2 पूर्णांकों का योग करें तो हमको उसका परिणाम भी एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। अगर पूर्णांक प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि योग पर वह पूर्णांक जो है वो समृद्ध गुण प्रदर्शित करता है। इसी तरह घटाव, गुणा और भाग की प्रक्रिया पर देखेंगे अलग अलग। जैसे पहले हम देखते हैं योग की क्रिया पर। एक पूर्णांक हम लेते हैं, मान लीजिए -4 और इसमें हम जोड़ते हैं 2। ये दोनों पूर्णांक हैं। अब हम इन दोनों का जब योग प्राप्त करेंगे तो ये उत्तर हमको मिलेगा -2। यानी कि
दो पूर्णांकों का जब हम योग करते हैं तो हमको एक पूर्णांक मिलता है जो कि इसके समृद्ध गुण को बताता है, यानी कि योग की क्रिया पर पूर्णांक समृद्ध होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं घटाव की क्रिया पर। ये तो योग की क्रिया हुई। दूसरा हम लोग देखते हैं घटाव की क्रिया पर क्या होता है। हम दो पूर्णांक लेते हैं, एक -6 है और दूसरा जो है वो हम इसमें 10 लेते हैं, 10 को घटाते हैं, यानी कि यहाँ घटाव की क्रिया हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि -6 और -10 ये दोनों घटाव की क्रिया पर जब हम इसको हल करेंगे तो उत्तर हमको प्राप्त होगा -16, यानी कि दो पूर्णांक जो हैं वह घटाव की क्रिया पर भी समृद्ध गुण प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं गुणा की क्रिया पर। एक हम लेते हैं पूर्णांक 3 और उसमें हम गुना करते हैं -5 से। जब हम इसको -5 से गुना करेंगे बच्चों तो हमको परिणाम प्राप्त होगा -15, यानी यह भी एक पूर्णांक है। अर्थात गुणा की क्रिया पर भी पूर्णांक समृद्ध गुण प्रदर्शित करते हैं। और चौथा हम देखते हैं भाग की क्रिया पर। मान लिया जाए हम 10 को भाग देते हैं 3 से, यह भी एक पूर्णांक है और यह भी एक पूर्णांक है। हम दोनों को भाग देते हैं, परिणाम जो हमको प्राप्त होगा वह आएगा 3.3 के लगभग। अर्थात यह एक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक जो है वो भाग की क्रिया पर समृद्ध गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। आइए हम लोग दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण है बच्चों, हम दूसरा क्रम विनिमय गुण का चर्चा यहाँ करेंगे। क्रम विनिमय गुण दूसरा गुण है पूर्णांक का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम में परिवर्तन। क्रम विनिमय गुण ये दूसरा गुण, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये कहता है कि यदि हम पूर्णांकों का स्थान परिवर्तित कर दें तो योग की क्रिया पर, घटाव की क्रिया पर, गुणा की क्रिया पर और भाग की क्रिया पर पूर्णांक क्या प्रदर्शित करते हैं। यदि क्रम परिवर्तित करने पर भी उनका परिणाम वही प्राप्त होता है जो क्रम पलटने से पहले था, तो हम मानेंगे कि वो क्रम विनिमय गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला योग की क्रिया पर। योग की क्रिया पर हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि हम एक पूर्णांक लेते हैं 6 और एक दूसरा पूर्णांक लेते हैं मान लीजिए कि 2। अब हम इन दोनों का क्रम बदल देते हैं, यानी कि 2 को हम पहले ले आते हैं और 6 को बाद में ले जाते हैं। तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? आप देखेंगे कि दोनों ही स्थिति में यहाँ 6 और 2 8 होगा और यहाँ भी 2 और 6 8 होगा, यानी कि किसी भी स्थिति में परिणाम परिवर्तित नहीं हो रहा है। मतलब ये कि योग की क्रिया पर पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय गुण का प्रदर्शन करते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं घटाव की क्रिया पर क्या होता है। हम 10 लिखते हैं और यहाँ 8 लिखते हैं। अब हम इसका क्रम परिवर्तित कर रहे हैं, यानी 8 को हम पहले ले आते हैं और 10 को बाद में ले जाते हैं। आप देखेंगे कि जब हम क्रम परिवर्तित कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ परिणाम आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा और यहाँ हम 8 में से 10 को घटाएंगे तो हमको -2 प्राप्त होगा, यानी यहाँ 2 और यहाँ -2, यानी 2 और -2 बराबर नहीं है। इसका मतलब कि घटाव की क्रिया पर पूर्णांक क्रम विनिमय नहीं होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं गुणा की क्रिया पर क्या होता है। गुणा की क्रिया पर हम लेते हैं एक पूर्णांक लेते हैं -7 और दूसरा हम लेते हैं -6। आप देख सकते हैं कि यहाँ -7 है और यहाँ -6 है। यहाँ हम गुणा की क्रिया कर रहे हैं
और क्रम हम परिवर्तित कर रहे हैं, क्रम विनिमय कर रहे हैं, यानी -6 को हम पहले लाएंगे और -7 को बाद में ले जाएंगे। तब क्या होता है, आप देखेंगे कि -7 और -6 दोनों पूर्णांक हैं, दोनों का योगफल हमको प्राप्त होगा 42। और यहाँ भी हम, चूंकि ये दोनों माइनस है इसलिए गुणा करके प्लस हो जाएगा। यहाँ भी हम देखते हैं कि -6 और -7 का गुणनफल हमको 42 ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि गुणन की क्रिया पर पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं भाग की क्रिया पर, कि भाग की क्रिया पर क्या हो रहा है, भाग की क्रिया पर क्या पूर्णांक क्रम विनिमय का गुण प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं। भाग की क्रिया पर जब हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि हम 10 को भाग देते हैं 2 से और क्रम परिवर्तित करके हम लिखते हैं 2 को भाग देते हैं 10 से। यहाँ देख सकते हैं भाग की क्रिया है। क्रम विनिमय अगर होगा तो दोनों का परिणाम एक होना चाहिए। 10 को 2 से हम भाग देंगे तो परिणाम प्राप्त होगा 5, और 2 को जब हम 10 से भाग देंगे तो परिणाम आएगा 0.2। यानी कि भाग की क्रिया में 5 और हम जानते हैं कि 5 और 0.2 एक नहीं है, बराबर नहीं है। यानी कि भाग की क्रिया में पूर्णांक क्रम विनिमय नहीं होते हैं। आइए हम लोग अब तीसरे गुण पे चर्चा करें। तीसरा गुण जो है वो है साहचर्य गुण। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे साहचर्य गुण। साहचर्य गुण को अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि जब हम कोई ऐसा पूर्णांक लें, जैसे मान लिया जाए कि a हो b के साथ, आप देख सकते हैं, और ऐसे +c हो, तो इसका मतलब है कि साहचर्य का मतलब है कि a यदि b के साथ मिल करके जो परिणाम देगा और फिर उसके साथ हम c जोड़ेंगे, तो यही चीज हम अगर a को बाहर रख दें इस कोष्ठ के बाहर, तो यहाँ भी हमको परिणाम वही प्राप्त होना चाहिए। यानी कि कोष्ठ के भीतर अगर a + b है और बाहर में c है, फिर हम इसको ऐसे कर दें कि कोष्ठ के बाहर a कर दें और b + c को हम कोष्ठ के भीतर कर दें, तो परिणाम हम देखेंगे अगर परिणाम बराबर आएगा इन दोनों का, तो इसका मतलब है कि वहाँ साहचर्य गुण का प्रदर्शन पूर्णांक कर रहे हैं। आइए हम एक उदाहरण देते हैं, देखते हैं। ये योग पर हम लोग देख रहे हैं कि योग की क्रिया हो रही है, जोड़ने की क्रिया हो रही है, यानी जोड़ पर साहचर्य गुण पूर्णांकों का हम जांच रहे हैं। मान लीजिए कि हम a के लिए 3 लेते हैं, b के लिए 5 लेते हैं और c के लिए हम 2 लेते हैं। तब क्या होगा, इधर भी हमको वही करना होगा। a के लिए हम 3 लेंगे, b के लिए हम 5 लेंगे और c के लिए 2 लेंगे। परिणाम आपके सामने है। चूंकि कोष्ठ के भीतर की चीज़ों को हम पहले हल करते हैं, इसलिए 3 और 5 8 में 2 जोड़ेंगे तो परिणाम हमको 10 प्राप्त होगा। अब यहाँ भी यही करेंगे हम, 3 है, जोड़ ब्रैकेट कोष्ठ के बाहर 5 और 2 हो गया 7, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे 3 और 7 तो 10। यानी कि योग की क्रिया पर पूर्णांक जो है वो साहचर्य गुण प्रदर्शित करते हैं, साहचर्य हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं इसी नियम को, साहचर्य के नियम को हम देखते हैं कि क्या घटाव की क्रिया पर क्या ये साहचर्य है पूर्णांक या नहीं है। नियम हम पहले लिखते हैं कि अगर 3 पूर्णांक हैं और a, b और c है, तो हम a - b - c बराबर चेक करेंगे हम a - b - c कोष्ठ में। आप देख सकते हैं a और b एक कोष्ठ में है और b और c एक कोष्ठ के भीतर है। यही साहचर्य गुण है, साथ साथ रहने का गुण। तो क्या ये गुण परिणाम हमको मिलता है बराबर या नहीं मिलता है?
तो हम देखते हैं, मान लीजिए ए के लिए हम 10 रखते हैं, बी के लिए 3 रखते हैं और सी के लिए हम 4 रखते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम यही करेंगे, बी के लिए हम 3 रखेंगे और सी के लिए हम 4 रखेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है परिणाम। 10 में से 3 जब घटाएंगे तो अब 7 होगा और 7 घटाओ 4, यानी परिणाम हमको 3 प्राप्त होगा। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग कि यहाँ 10 है, यहाँ घटाव का चिन्ह है और 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा हमको कोष्ठ के भीतर या कोष्ठ के बाहर भी, और 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी कि ये बराबर नहीं है, 3 और 9 बराबर नहीं है, यानी कि घटाव की क्रिया पर पूर्णांक साहचर्य नहीं होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं गुणा की क्रिया पर। गुणा की क्रिया पर क्या होता है? गुणा की क्रिया पर हम देखेंगे कि साहचर्य गुण कहते हैं 1 गुने बी, ऐसे हम लिखेंगे, और गुने सी बराबर ए गुने कोष्ठ के बाहर होगा बी गुने सी। ये अगर तीनों पूर्णांक हैं, अलग अलग पूर्णांक हैं, तो क्या इन दोनों का परिणाम 1 है? अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे कि पूर्णांक साहचर्य हैं। हम ए के लिए 3 लेते हैं, बी के लिए मान लीजिए हम -2 लेते हैं और सी के लिए हम 4 लेते हैं। तो इधर भी हमको वही करना होगा, 3 गुने बी के लिए हम -2 लेंगे और सी के लिए हम 4 लेंगे। अब परिणाम देखिए, 3 गुने -2 यानी ये हो जाएगा -6 और गुने 4, यानी कि इन दोनों का हम गुना करेंगे तो परिणाम हमको प्राप्त होगा -24। अब जरा आइए हम देखते हैं इन दोनों को, इस तरफ के दाहिनी तरफ 3 गुने 2 और 4 का गुणनफल -8 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इन दोनों का जब हम गुना करते हैं तो देखिए माइनस यहाँ है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। 8 और 3 का गुणनफल हमको प्राप्त होगा 24, यानी इधर भी -24, इधर भी -24, यानी गुणन की क्रिया पर पूर्णांक साहचर्य होते हैं। आइए हम लोग अब भाग की क्रिया पर देखेंगे कि भाग की क्रिया पर पूर्णांक साहचर्य होते हैं कि नहीं। अर्थात अगर हम पूर्णांक के रूप में लें कि ए भाग बी भाग सी बराबर होना चाहिए ए भाग बी भाग सी। आइए हम देखते हैं, ए को हम लेते हैं मान लीजिए 50 और बी को लेते हैं 10 और सी को हम मान लीजिए लेते हैं 3। तब क्या होगा परिणाम? यहाँ हम ए के लिए 50 लेंगे, बी के लिए हम 10 लेंगे और सी के लिए हम 3 लेंगे। देखते हैं परिणाम क्या आता है। 50 को जब हम भाग देंगे 10 से तो बच्चों हमको प्राप्त होगा 5 और भाग होगा 3, अर्थात हमको उत्तर मिलेगा 5/3। 5/3। और जरा इधर हम देखें हम लोग कि यहाँ 50 है, भाग की क्रिया 10 को भाग देंगे 3 से, यानी ये 10/3 हो गया। अब हम लोग जरा इसको देखते हैं कि ये 50 है, भाग को हम गुना में बदल देंगे तो ये 3 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। 10 नीचे आ जाएगा तो 10 जो है वो 50 को काटेगा 5 बार में, यानी परिणाम हमको प्राप्त होगा 5 गुने 3 15। अब देख सकते हैं यहाँ हमको 5/3 प्राप्त हुआ है, यहाँ 15 प्राप्त हुआ है, यानी भाग की क्रिया में साहचर्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं पूर्णांक। आइए हम लोग चौथे नियम पर चलते हैं। चौथा जो नियम है बच्चों, उस नियम को हम लोग कहते हैं वितरण का गुण। वितरण गुण, वितरण गुण का मतलब है बांटना, वितरण करना। चौथा नियम है वितरण गुण, यानी पूर्णांकों का वितरण गुण। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि गुणन की क्रिया पर वितरण योग पर और घटाव पर, यानी
कि वितरण का गुण गुना पर योग के साथ और घटाव के साथ। पहले हम लोग योग के साथ देखते हैं। योग के साथ जब आप देखेंगे तो ये ऐसे होना चाहिए, एक पूर्णांक है, मान लीजिए हम एक पूर्णांक ए लेते हैं और कोष्ठ के भीतर बी जोड़ सी लिखते हैं, तो वितरण का गुण ये होगा कि ए एक बार बी से गुना करेगा और ए एक बार सी से गुना करेगा, और परिणाम जो होगा वो होना चाहिए ए गुने बी जोड़ ए गुने सी। यानी हम इधर बाईं तरफ जो रखेंगे पूर्णांक और दाहिनी तरफ जो पूर्णांक का उत्तर आना चाहिए वो दोनों एक होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि योग की क्रिया पर योग के ऊपर वितरण गुण गुणन के साथ क्या प्रदर्शन करते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए हमने ए के लिए 2 रखा और बी के लिए मान लीजिए हम 4 रखते हैं और सी के लिए 6 रखते हैं। तब क्या होगा परिणाम, यहाँ भी हमको वही करना होगा। 2 गुने बी के लिए हम 4 रखेंगे और सी के लिए हम 6 रखेंगे। जहाँ भी सी आएगा तो यहाँ सी है इसलिए हम यहाँ 6 रखेंगे। अब जरा परिणाम देखते हैं। यहाँ 2 गुने 4 और 6 का जोड़ 10 होगा, यानी 2 गुने 10 20 प्राप्त होगा। और इधर देखिए 2 गुने 4 8 और 2 गुने 6 12, यानी कि इधर भी 20 प्राप्त हो गया बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यानी कि पूर्णांक जो है वो योग की संक्रिया पर गुणन पर वितरण का गुण प्रदर्शित करते हैं। वितरण का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, योग गुणन का गुण वितरण प्रदर्शित कर रहे हैं योग की क्रिया पर। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या घटाव की क्रिया पर भी गुणन वितरण गुण प्रदर्शित करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लेंगे एक पूर्णांक जो कि इसका ये आधार होगा कि ए गुने बी माइनस सी बराबर ए गुने बी माइनस ए गुने सी। आइए, ए के लिए हम लेते हैं 10, बी के लिए हम लेते हैं 5 और सी के लिए लेते हैं हम 3। यहाँ भी हम यही करेंगे, 10 लिखेंगे, बी के लिए हम 5 लिखेंगे और फिर हम सी के लिए 3 लिखेंगे। आइए अब परिणाम की जांच करें हम लोग। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 10 गुने 2 20 आएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि 10 गुने 5 यानी कि 50, और घटाओ 10 में से 30 घटाएंगे तो परिणाम हमको 20 मिलेगा, यानी यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। यानी कि जोड़ और घटाव की क्रिया पर गुणन पर वितरण का गुण प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक। बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने पूर्णांकों के 4 गुण के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। ये 4 गुण हैं: साहचर्य गुण, समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण और वितरण के गुण। आइए, इसको याद रखना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है ऐसे, लेकिन मैं आपको सूत्र बता दूं तो उस सूत्र के आधार पर आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए योग की क्रिया, घटाव की क्रिया, गुणन की क्रिया और भाग की क्रिया। हम एक टेबल बना देते हैं आपकी सुविधा के लिए, और इसमें हम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ हम ऊपर में दाहिनी तरफ गुण लिखते हैं, ये समृद्ध गुण है। यहाँ हम लिखेंगे क्रम विनिमय, यहाँ लिखेंगे हम साहचर्य, और एक और कॉलम हम बनाते हैं जो कि वितरण के गुण के लिए है। ये एक टेबल है जो कि मैंने आपकी सुविधा के लिए अभी मैंने इसको बनाया है आपकी सुविधा के लिए। आइए हम लोग देखते हैं कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। बड़ी आसानी से आप एक टेबल याद रखें। तो ध्यान रखना है सबसे पहले हम लोगों को कि जो पूर्णांक हैं वो समृद्ध गुण प्रदर्शित करते हैं जोड़ के साथ, घटाव के साथ और गुना के साथ। भाग के साथ वो ऐसा प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब आइए क्रम विनिमय में हमको देखना है
कि जोड़ के साथ और गुना के साथ ये क्रम विनिमय का गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन घटाव के साथ और भाग की क्रिया के साथ ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब साक्षर्य गुण भी हम लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि साक्षर्य गुण जो है वो जोड़ के साथ करते हैं और इनके साथ भी करते हैं, गुना के साथ भी साक्षर्य गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन घटाव और भाग की क्रिया के साथ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते। अब हम लोग वितरण पे आए। वितरण पे हम जानते हैं कि सिर्फ जोड़ और घटाव पे वो होता है और दोनों पे गुणन की क्रिया के साथ लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, ये होता ही नहीं है, सिर्फ गुणन की क्रिया जोड़ और घटाव के साथ वितरण होता है। ये आपका टेबल है बच्चों, इसको याद करना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। इस टेबल को आप याद कर लेंगे और प्रश्नों को आप हल करेंगे। फिर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।